Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. How are you, Ria? I'm good, sir, now. आज पलकेश का तो पता नहीं क्यों नहीं, 2-3 लोग हैं इस बीच में और 5 लोगों का है। श्रिया का तो आज असाइनमेंट सबमिशन है तो वो नहीं आई। ईश्वरिया पहले दिन से थोड़ा सा उसको सर प्रॉब्लम उठने में करने में, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, है ना। वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो रिया, डेटा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आपको? हाँ सर। चलिए पहले अपन थ्योरेटिकल ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा आर के बारे में। आर का जो टूल है कैसे काम करता है, क्या है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, ठीक है। यस सर। अपन उस हिसाब से करेंगे। तो शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। कुछ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बाद हम लोग जो है मेन काम होता है ईडीए ना। ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। इस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम लोग 3 तरह के एनालिसिस करते हैं, और दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, है ना, पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ठीक है। तो जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, इसमें हम 3 तरह के एनालिसिस करते हैं। एक तो यूनिवेरिएट, एक दूसरा बाइवेरिएट, और तीसरा जो है मल्टीवेरिएट। गॉट इट? अब यूनिवेरिएट का क्या मतलब है? यूनिवेरिएट जो एनालिसिस है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, वो हर एक वेरिएबल का, जैसे मान लो एक परिवार में 8 सदस्य, 8 मेंबर्स, उन 8 लोगों का नेचर बिहेवियर डिफरेंट होगा या सेम होगा? बताएं। डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। इसी प्रकार से ये जो डेटा सेट होता है हमारे पास, जो हम डेटा फ्रेम के रूप में आर में स्टडी करते हैं,
तो उस डेटा सेट में या डेटा फ्रेम में बहुत से वेरिएबल्स होते हैं और हर वेरिएबल उस डेटा फ्रेम का मेंबर है ना, उस डेटा सेट का मेंबर है। हर वेरिएबल का एक अपना नेचर और बिहेवियर होता है इंडिविजुअल लेवल पे, है ना। हमें उसको चेक करना होता है, हमें एक्सप्लोर करना है, डेटा को समझना है। देखिए हम 4 प्रकार से डेटा को समझते हैं, है ना। 4 प्रकार के एनालिसिस होते हैं जो आपने देखे पिछले सेशन में बताया था मैंने, डिस्क्रिप्टिव, आपका इन्फेरेंशियल, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है जो हम ईडीए कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक प्रकार से डेटा को बहला फुसला के उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस में हम डेटा को थोड़ा सा धमकाते हैं, फिर वो आगे की इंफॉर्मेशन देता है हमें। इसके बाद आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। हम इसमें डेटा को थोड़ा टॉर्चर करते हैं, है ना, तो वो हमें और चीजें निकाल के देता है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हम कुछ उस पर रूल्स रेगुलेशंस थोपते हैं जिससे वो हमें इंफॉर्मेशन और आगे की देता है। जैसे इंसान को जब कुछ इंफॉर्मेशन लेना होती है, पुलिस वाले जो उसको बेलाते फुसलाते नहीं मानता है, फिर धमकाते हैं, फिर टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर करने के बाद अदालत के रूल नियम उस पर लागू हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में हम हर इंडिविजुअल की नेचर बिहेवियर को समझते हैं। उस नेचर बिहेवियर को समझने के लिए हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी वेरिएबल के नेचर को समझना, उसके व्यवहार को समझना। तो क्या क्या 3 चीजें होती हैं? पहली चीज होती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके। दूसरी चीज होती है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और तीसरी चीज होती है शेप ऑफ डेटा, है ना, शेप ऑफ वेरिएबल। ये 3 चीजें होती हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस में, ठीक है। बायवेरिएट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स, मल्टीवेरिएट में भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स एंड रिग्रेशन। व्हाट इट, यहां तक समझ में आया? फैन ऑन कर लूं। क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक? हम्म, हो गया किया? Yes, sir. तो अब हम जो पढ़ रहे हैं देयर इज यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। यूनिवेरिएट में आज हम स्टडी करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आप बता सकते हैं थोड़ा सा क्या मीनिंग निकलता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज होती है? डेटा के जो मिडिल मतलब डेटा का क्रक्स जो होता है, दैट इज
सेंट्रल टेंडेंसी वो निकलता है थ्रू कौन मेन कौन मीडियन सी मोड, सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मेन क्या क्या होती मीडियन है? मोड। हाँ सही है। तो इसमें हम एक तो मीन, मीडियन और मोड, ठीक है ना, ये तीन चीजें हम लोग देखते हैं कि डेटा कहाँ सेंट्रलाइज है। क्या होता है कि हमारे पास डेटा है, ठीक है, और हम उस डेटा को हर जगह थोड़ी रिप्रेजेंट के लिए पूरे डेटा को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, हर एक दिखा सकते हैं नहीं, बार बार। कहीं आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो आपके पूरा डेटा लिखोगे, वो पूरा वेरिएबल लिखोगे कि जितने उसमें डेटा पॉइंट्स, क्या करेंगे? या मान लीजिए कि जैसे अपने इलेक्शन होते हैं, एक पार्षद चुना जाता है, तो वो आपके पूरे वार्ड को रिप्रेजेंट करता है नगर निगम में, शहरी शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका होती है। क्लियर? तो नगर निगम में पूरा का पूरा मोहल्ला या पूरा के पूरा आपका क्षेत्र वार्ड के लोग तो नहीं जाते। नगर निगम या फिर आप जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी के पूरे राज्य में रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट लेवल पे। तो वो विधानसभा में आपकी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पूरा आपके क्षेत्र के लोग तो विधानसभा में नहीं जाते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एक ही व्यक्ति को भेजते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो नेशनल लेवल पे आपको आपकी कंस्टिट्यूएंसी को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही उस डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वैल्यू की जरूरत पड़ती है कि सिंगल वैल्यू से हम इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। और वो सिंगल वैल्यू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू होती है, जिसमें वो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मॉड हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो कि उस पूरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू चाहिए जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, जो ऑथेंटिक हो, और उससे हमें पता चले कि यार वो वेरिएबल का नेचर क्या है, थोड़ा सा समझ में आए। मान लो यदि मैं बोलता हूं कि जो मीन है वो 5700 है, और एक मीन है जो है 67 अपन मान लो 53, एक 5700 है और एक मीन है 53। आप लोग बताएंगे ये मीन काहे के हो सकते हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, हम्म? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। बताइए, जनरल बताएं कुछ। एक, ये एक डेमोग्राफिक वेरिएबल है लोगों के। मतलब किसी सेक्टर में कोई एज ग्रुप हो सकता है करेक्ट। 53। जो 2 डिजिट है वो काय का है, एज का, एज को रिप्रेजेंट कर सकता है ना? क्लियर? यस, और जो 4 डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इनकम, 5700 एवरेज इनकम, है, इनकम। देखिएगा, सैलरी। आपको समझ में आ गया ना? मैंने खाली मीन बोले, मैंने वेरिएबल का नाम ही नहीं बताया आपको, बताया क्या? ठीक है ना? तो ये चीजें हैं कि आप डेटा को देख के बहुत कुछ समझ जाते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक टास्क देता हूं, हमें, चलिए आप मेरे माइंड को रीड करें। मैंने एक 2 डिजिट नंबर सोचा है, और मैंने 2 डिजिट नंबर सोचा है, और वो 2 डिजिट नंबर मैंने अपने इस बोर्ड पे लिख दिया, है ना, ग्रीन कलर से।
और वो जो 2 डिजिट नंबर है जो मैंने सोचा है वो एक ऑड नंबर, मतलब उसके दोनों डिजिट ऑड है, जैसे लाइक 11, 11 या 17, इस तरह से कोई 2 डिजिट नंबर है। बताएं मैंने क्या नंबर सोचा? 13, हम्म 13। हम्म 13। श्रवण क्या बोलते हो? कहाँ गया भाई श्रवण? हेलो सर। क्या हाँ सर, नंबर? जो जो नंबर वन, मतलब जो नंबर टेंथ प्लेस पे है वो 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है? 50 से कम बोला है। 50 से कम नहीं, मतलब सर जो मतलब पीछे लिखा हुआ नंबर है हम्म वो 5 से ज्यादा है कि 5 से कम है? 5 से ज्यादा है। पीछे वाला। और जो आगे लिखा हुआ नंबर है वो 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है? 5 से कम। पहला, पिछला, हम्म नाइनटीन। सर अब जो पीछे वाला नंबर रहेगा वो 7 से ज्यादा है कि 7 से कम है? और जो आगे वाला नंबर रहेगा वो 3 से ज्यादा है कि 3 से कम है? देखो, श्रवण पहुंच गया है 37 पे, जी सर। है ना? ओके। ज्यादा कम की बात ही नहीं। वो सर 3 है वो और वो 7 है। हम्म, ठीक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आया? क्या समझे? यस सर। ये एक तरीका होता है कि कोई भी रैंडम नंबर या कोई भी चीज मैं सोच रहा हूँ उसको पकड़ने का, क्योंकि श्रवण मुझसे पढ़ चुका है पहले। ओके। और पर ये चीज मैंने उससे कभी नहीं पूछी, इस तरह का टास्क मैंने उससे कभी भी नहीं पूछा, पर तो उसको बताया था कि रैंडम नंबर हम लोग कैसे पता करते हैं, है ना? क्वेश्चंस पूछने रहते क्वेश्चंस हैं। पूछ के। ओके। ठीक है। ये कोई मैजिक तो है नहीं कि हम एकदम से आप मेरे दिमाग को पढ़ लोगे, या है ना? सो वी हैव टू टेक सम गेस, सम क्वेश्चंस। वो पहुंचा ना कि 3 से छोटा है 3 से बड़ा है, तो उसने 3 को ही ब्रेक इवन मान लिया, मतलब वो मान लिया, कट ऑफ मान लिया। उधर 7 को कट ऑफ मान लिया, तो वही नंबर हो गया, है ना? तो वो उसके दिमाग में आ गया, हाँ 37 है, हो सकता है। एक्चुअली उसको ये पूछना था, सर क्या वो 37 है क्या? थोड़ा कॉन्फिडेंट हो। नहीं सर, वो हम 2 नंबर निकाल रहे थे, ये फिर आपसे पूछते 37 या एक नंबर और निकाल लेते, तो हम 2 नंबर हम्म पूछते। एक सेकेंड। तो मीन, मीडियन, मॉड हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करता है ये। मीन जो है वो एग्रीगेट मेजर है। क्या है? एग्रीगेट मेजर। और मीडियन जो है वो क्या है? पार्टीशन मेजर। हम फॉर्मूले वगैरह नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम खाली उसके कंसेप्ट को समझेंगे, ये क्या चीज, इससे कैसे इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। मॉड जो है फ्रीक्वेंसी मेजर।
ठीक है। एक्चुअली ये जितने भी मेजर हैं ये सब एब्सोल्यूट मेजर। कौन से मेजर है? एब्सोल्यूट मेजर। दो प्रकार के मेजर होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर से हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते डायरेक्ट, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यदि मैं बोलूं कि कोई क्लास है, 10th क्लास सेक्शन ए के बच्चों के मीन मार्क्स 57 है 57 है, बट आउट ऑफ हाउ मच यू डोंट नो। आप इसको 100 ही नहीं मानेंगे, 100 में से 57 है। टोटल मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि परसेंटेज, मैंने मीन मार्क्स बोला है 57 है। तो लोग जनरली ये ले लेते हैं कि अरे 100 में से ही होंगे। आई हैव नॉट मेंशन द परसेंटेज। यदि मैं ये बोलूं कि खाली एवरेज मार्क्स 57 है, तो क्या आप कोई कुछ चीज कंक्लूड कर सकते हैं इससे? कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आप लोग 57 मार्क्स बोलें खाली तो? या एक और उदाहरण लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 42 फीमेल्स, आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं इससे? नहीं कर पा। यदि मैं यहाँ ये चीज बोलूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 38% फीमेल है, यहाँ कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं? हाँ। है ना? क्योंकि परसेंट जो है वो रिलेटिव मेजर है। बात समझ में आ रहा है? परसेंट जो है वो रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर की एक रेंज होती है हमेशा, एब्सोल्यूट मेजर की कोई रेंज नहीं होती। इसलिए हम उसको सिंगल, यदि कोई भी उस एब्सोल्यूट मेजर हमें दिया जाएगा तो हम कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते। पर एब्सोल्यूट जो रिलेटिव मेजर है उसकी एक रेंज है। परसेंट की रेंज क्या है? पर 100, है ना? अपन ये बोल सकते हैं 0 से 100। भाई 200% भी होता है वो अलग बात है, पर है तो वो 100% के मल्टीपल है उसमें। ठीक है। तो हमें मालूम है कि यदि मैं 37 या 38% फीमेल बोल रहा हूँ तो रिमेनिंग जो होंगे वो क्या होंगे? मेल्स होंगे। व्हाट इट? एनी डाउट? तो रिलेटिव मेजर से हमें, जैसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, आपने पढ़ा होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसकी रेंज मालूम है एरिया? नहीं सर। -1 से 1 के बीच में होता है ना? तो वो भी हमें दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन बताता है कि कोरिलेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं क्योंकि वो रिलेटिव मेजर है। पर आपको अकेला मीन दिया जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते, या अकेली कोई काउंट संख्या दी जाए तो आप कुछ नहीं कह सकते। संख्या ने काउंट, परसेंट नहीं, काउंट। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझना रहती है। अब यदि हम बात करें थोड़ा सा इसके मीन के एग्रीगेट मेजर है। यदि मैं दो क्लास का मीन बोलूं आपको कि ए सेक्शन का मीन 57 और बी सेक्शन का मीन 63, अब आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ। है ना? कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो हो गए, एब्सोल्यूट मेजर सिंगल था, अब दो एब्सोल्यूट मेजर है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना? हम बोल सकते हैं बी सेक्शन इज डूइंग बेटर देन ए सेक्शन, इतना तो बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी। यस सर। अब ये तो समझ में आ गया, एब्सोल्यूट मेजर रिलेटिव मेजर का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? श्रवण समझ में आ गया? जी सर।
अब हम बात करते हैं एग्रीगेट मेजर या पार्टीशन मेजर या फ्रीक्वेंसी मेजर क्या चीज है। मीन जब भी हम निकालते हैं, एवरेज जब भी हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं बताइए, क्या फॉर्मूला है, क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलते हैं रिया? यस सर, सेम। सभी वैल्यू का सम करते हैं, है ना, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल काउंट्स, है ना, सम ऑफ काउंट्स, उससे डिवाइड। तो हमने सभी नंबर को इन्वॉल्व किया कि नहीं मीन निकालने में? किया, इसलिए एग्रीगेट मेथड है। ठीक है। मीडियन के लिए क्या करते हैं भाई? मिडिल नंबर मिडिल नंबर। पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। क्या टास्क करेंगे पहले भाई? ऐसे मिडिल नंबर थोड़ी निकाल लेंगे कि डेटा रेंडमली पड़ा है और हम बीच का नंबर उठा लें। मान लो 9 नंबर है मेरे पास टोटल और मैं 5वां नंबर उठा लूँ, वो रेंडमली नहीं चलेगा। हम मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, जो मिडिल टर्म होगी उसकी वैल्यू को मैं मीडियन बोलूंगा। क्लियर? हाँ जी, आप लोग जवाब देते जाए। यस सर। तो मीडियन जो है वो पार्टीशन मेजर है, वो डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करता है। वो वैल्यू डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करती है। मान लीजिए आपका 58 या आप 58 आपका मीडियन है, तो 50% डेटा 58 से कम है और 50% डेटा 58 से ज्यादा है। व्हाट इट? यस सर। इसलिए पार्टीशन मेजर है। व्हाट इट? मोड क्या होता है? जो डेटा बार बार ऑकर होता है, जो अधिकांश बार आया हो, जो रिपीट सबसे ज्यादा बार। व्हाट इट? वो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वो उस वैल्यू को अपन मोड बोलेंगे। व्हाट इट? और मोड जनरली हम लोग कैटेगरिकल डेटा का लेते हैं, न्यूमेरिक डेटा का मोड हम लोग नहीं लेते हैं। एग्जाम में जरूर अपने स्कूल कॉलेज में निकाला होगा मोड न्यूमेरिक डेटा का, पर वो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं लेते चलते हैं उसको। ठीक है। ये मोड हम लोग कैटेगरिकल डेटा कौन सी चीज कितने ज्यादा बार आई है, उस कैटेगरी को हम मोड बोल देते हैं। ठीक है। तो अपने पास एग्रीगेट, पार्टीशन और फ्रीक्वेंसी 3 मेजर हो गए। अब अपन आ गया देखिएगा, यदि मैं आपको एक मीन लेने का बोलूं, क्या मीन होगा इसका? 6 होगा। करेक्ट। अब मैं यहाँ 2 की जगह 3 लिख दूं, अब मीन वही रहेगा, चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। ये एक्सट्रीम्स हैं, इसके एक्सट्रीम यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यूज होती हैं उसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। ठीक है। 2 और 9 जो है, ये दो वैल्यूज एक्सट्रीम्स कहलाएंगी डेटा की। 2 और 9 नहीं, 2 और 10 यदि अरेंज करेंगे तो। ठीक है। व्हाट इट? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो यदि मैं एक्सट्रीम में थोड़ा भी चेंज करूंगा तो मीन चेंज हो जाएगा। एक्सट्रीम क्या मैं कहीं भी चेंज करूं, पर यहाँ अपन एक्सट्रीम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। यदि मैं एक्सट्रीम वैल्यू चेंज करूंगा तो मीन चेंज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब यदि इस डेटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊं, मीडियन क्या हुआ? मीडियन क्या इस डेटा का बताएं? 5। ये है ना मिडिल टर्म का वैल्यू। आया रिया समझ में? यस सर। सर ये अब तो मीडियन ऑड ये है ना? है? ये तो ऑड है ना, तो फिर 5 कैसे? नहीं, इवन ऑड से मतलब थोड़ी। ऑड नंबर है तो बीच वाले को तो मीडियन बोलेंगे।
इवन तो इवन में फिर इवन के मिडिल टू टर्म का जो है ना एवरेज ले लेते अच्छा हैं, ओके है ना, मिडिल टू जो टर्म ओके होती है उनका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गया मीडियन, मतलब ये देखिए दो डेटा इधर है, दो इधर है, इसका मतलब ये बता रहा है कि 50% इधर, 50% इधर, ठीक है, व्हाट इट। अब यदि मैं यहाँ 2 की जगह 3 रखूं तो क्या मीडियन चेंज हो जाएगा? नहीं तो यदि मैं एक्सट्रीम्स वैल्यू को चेंज करता हूं तो मीडियन चेंज नहीं होता। तो मीडियन इज नॉट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स, व्हाट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी समझ, इसका बहुत प्रैक्टिकल यूजेस भी होता है। नॉट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम, मीडियन जो होता है एक्सट्रीम की तरफ सेंसिटिव नहीं होता है, मीन जो होता है एक्सट्रीम की टुवर्ड्स एक्सट्रीम जो होता है सेंसिटिव होता है, क्लियर। मोड भी नॉट सेंसिटिव, क्योंकि कैटेगरिकल में होता है तो जरूरत नहीं पड़ती कन्वर्शन भी लिखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि किसी भी वेरिएबल के मीन कितने होंगे, 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, कितने मीन हो एक ही सकते हैं? एक ही एक ही होगा, होगा यूनिक होगा हमेशा, है ना, एक ही मतलब यूनिक। मीडियन कितने होंगे? एक होगा एक दो ही हो होगा। सकते हैं अगर ऑड इवन है तो। मोड कितने हो सकते हैं? मान लीजिए अपने पास ए बी सी डी ये कैटेगरी है ना, ए की फ्रीक्वेंसी है 12, बी की है 9, सी की फिर 12, डी की 7 और 5, तो कितने मोड हुए? दो 2 मोड हुए, तो बाय मॉडल हो गया, तो मोर देन 1 हो सकते हैं, है ना, व्हाट इट, क्या बोलते हो, मोर देन 1 हो जाएंगे, ओके। जरूरी नहीं यूनिक हो, एक से ज्यादा भी हो, यहां तक समझ में आ गया है जी। जी जी अब अपन को ये चीज अपन ने समझी, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी जो है वो एब्सोल्यूट मेजर्स हैं सब, ठीक है। ये सब चीजें बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि इंटरव्यूज में ये पूछी जाती है, ठीक है। मीन जो है वो एग्रीगेट मेजर है, और मीन जो होता है सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम्स टुवर्ड्स एक्सट्रीम, मीन इज सेंसिटिव टुवर्ड्स एक्सट्रीम, और यूनिक वैल्यू होती है ये इसका एक। मैं अपन को जब अपन मीन से कुछ समझना चाहेंगे तो हमें ये सब चीजें मालूम होना चाहिए, तब तो हम उसको समझ पाएंगे कि मीन जो वैल्यू आ रही है भैया वो हमें क्या बता रहा है। मीडियन पार्टीशन मेजर है, जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सेंसिटिव नहीं होता है एक्सट्रीम की तरफ, और यूनिक होता है ये। मोड जो है वो फ्रिक्वेंसी मेजर है, जो कि सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम की तरफ, नॉट सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम की तरफ, सॉरी, है ना, और मोर देन 1 हो सकता है, गॉट इट। अब ये हमने सेंसिटिवनेस की बात की है भाई, अब उसकी हम उस पर आते हैं प्रैक्टिकली इसका क्या हम लोग डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं। देखो क्या होता है कि डेटा जब भी हमारे पास आता है तो उसमें कुछ कमियां होती हैं ना, कुछ डिफिशियंसीज होती हैं, है ना। जो भी डेटा आता है, बहुत अच्छा डेटा जरूरी नहीं आता है, क्योंकि आपको पहले डेटा को क्लीन करना है ना, जो कि माइक्रो क्लीनिंग होती है, फिर आप उस पर काम करोगे, फिर ट्रांसफॉर्म करोगे, बहुत से टास्क। तो डिफिशियंसीज क्या क्या होती हैं बेटा? एक डिफिशियंसी होती है मिसिंग वैल्यू, क्या होती है? कुछ वैल्यू डेटा में मिसिंग होते हैं, कुछ सेल्स में वैल्यू नहीं होती, होती है इस तरह की डिफिशियंसी पाई जा सकती है। दूसरा होता है आउटलायर्स, ओके। मिसिंग वैल्यू समझ में आता है आपको? हम्म, जी। कुछ सेल्स में वैल्यू नहीं भरी है, ब्लैंक, है ना, वो मिसिंग वैल्यू।
आउटलायर्स क्या होता है पता है? नहीं सर। हैं? नहीं। आउटलायर क्या होता है बेटा? कुछ वैल्यूज होती हैं जो डेटा से काफी हटके होती है ना, जो जो दूसरी वैल्यू है डेटा से उससे काफी डिफरेंट होती है और एक्सट्रीम साइड होती है, मिनिमम और मैक्सिमम साइड होती है, उसको हम बोलते हैं आउटलायर्स। ठीक है। आउटलायर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, आउटलायर्स को हम समझते हैं कि 12th क्लास का एग्जाम और एज हमारे पास वेरिएबल है, उसमें एक व्यक्ति जिसकी एज है 45 ईयर। कितनी एज है? 45 ईयर। उसने 12th का एग्जाम दिया। बाकी 12th एग्जाम में एक रेंज क्या होगी एज की जो लोग 12th का एग्जाम दे? 17 18। ना भाई 20 मान लो, 22 मान लो मैक्सिमम, 2-4 बार फेल हुए है ना, ठीक है ना, 22 25 तक भी मान लो। पर एक जो व्यक्ति है जो 42 ईयर्स का है उसने एग्जाम दिया है, तो 42 ईयर्स क्या हो गया यदि आप उस एज को इन्वॉल्व करते हैं किसी तरह के एनालिसिस के लिए? 42 ईयर्स 12th एग्जाम पे आप कुछ एनालिसिस करना, तो वो क्या आपके डेटा के रिजल्ट को डाइवर्ट करेगा कि नहीं, एक रॉन्ग डायरेक्शन में मिसलीड करेगा? है 42 ईयर्स जो एज आप डाल रहे हैं वो आपके ओवरऑल जो डेटा का आप एनालिसिस करेंगे उसको मिसलीड करेगा। तो ये चीजें होती हैं आउटलायर्स, वो वैल्यू जो काफी हटके होती हैं जनरल वैल्यूज, और इन आउटलायर्स को हमें करेक्ट करना होता है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू का तो अपन बाद में समझेंगे, अभी मैं खाली थोड़ा सा बताऊं, जब यूनिवेरिएट अपन प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे भरा जाता है। अब इस आउटलायर को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा डेटा ये 0 है और ये कुछ भी अपनी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो यहाँ पर कहीं अपना एक क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालते है ना, दोनों जगह। ये LCL होता है, लोअर क्रिटिक कंट्रोल लिमिट, और अपर कंट्रोल लिमिट। क्लियर हुआ? ये हम लोग निकाल लेते हैं। इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होती है वो आउटलायर्स। गॉट इट? अभी तो खाली इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो आउटलायर होती है, और इससे जो कम वैल्यू होती है वो आउटलायर होती है। गॉट इट? तो अब जो ज्यादा वैल्यू है इससे, उन वैल्यू को हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा 25 ईयर्स आउटलायर क्रिटिकल लिमिट है, और यहाँ पर हमारी 14 ईयर्स क्रिटिकल लिमिट। यदि 25 ईयर्स से 42 ईयर्स का आदमी ने यदि एग्जाम दिया 12th का, तो इस 42 की जगह हम क्या रख देंगे, 25 रख देंगे, तो 42 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो इसको बोलते हैं हम लोग केपिंग। क्या बोलते हैं? केपिंग करना। ठीक है, मान लो कोई 12 साल का बच्चा है, उसने 12th का एग्जाम दिया, स्पेशल परमिशन मिली है, उसका बहुत IQ ज्यादा, तो आप 12 साल की जगह क्या करेंगे, 14 साल रखेंगे, ये भी इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको बोलते हैं फ्लोरिंग। अब समझ में आ गया? अब क्या होता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हम उस पर बात कर रहे हैं, सेंसिटिव नॉन सेंसिटिवनेस, मान लो जब ये वेरिएबल आपके पास आया और आपने शुरू में इस वेरिएबल का मीन लिया, तो मीन आपने 42 वैल्यू के साथ इंक्लूड थी, यहाँ 12 थी, उस हिसाब से मीन निकाला था। क्या बोलते हैं?
ये इंक्लूड थी, तब मीन निकाला था। फिर आपने आउटलायर एडजस्ट किया, उसके बाद आपने यदि पुराने मील को ही अप्लाई कर दिया तो आपका पूरा डेटा जो है, जो वो एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगा, कि नहीं होगा? बताएं। आपने मीन पहले निकाल लिया था, बाद में आपने आउटलायर एडजस्ट किए, और वो उस मीन का उपयोग आपने आगे किसी एनालिसिस में किया, तो क्या आपको सही रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे सर। नहीं मिलेंगे, है ना? क्योंकि हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि जो मीन होता है वो सेंसिटिव होता है एक्सट्रीम्स की तरफ, और हमने एक्सट्रीम चेंज किया तो मीन भी चेंज होगा। क्या बोलते हैं रिया? यस सर। है ना, मीन भी चेंज होगा। तो हमें जब भी आउटलेयर एडजस्टमेंट करें उसके बाद हमें फ्रेश मीन जो है वो यूज करना है। उसके बाद समझ में आ गया क्यों वो पॉइंट आया था? मीन इज एक्सट्रीम्स टू, मीन इज वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स। हाँ, यदि यहाँ पर आपने मीडियन लिया होता उस डेटा का पहले, तो मीडियन आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि मीडियन इज नॉट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। सेकंड पार्ट था मिसिंग वैल्यूज। देखिए, मिसिंग वैल्यू के लिए हमारे पास बहुत से ट्रीटमेंट है, आउटलेयर के लिए भी और ट्रीटमेंट है, पर भी अपन ने एक ही ट्रीटमेंट बताया कि हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मिसिंग वैल्यू का भी मैं एक ही ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। किसी कॉलम में मान लो मिसिंग वैल्यू आ गई, अब मिसिंग वैल्यू कहीं आ गई उस कॉलम में, तो आपको उस मिसिंग वैल्यू की जगह कुछ वैल्यू रखना है, उसको फिल करना है ना? तो क्या करते हैं हम, उसी कॉलम का या तो मीन ले लेते हैं या मीडियन ले लेते हैं, उसमें से कोई एक वैल्यू उस कॉलम में रख दी जाए। एक तरीका ये होता है, तो मिसिंग वैल्यू फिल हो जाती है। वो सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग उसके अंदर रख देते हैं। और भी तरीके हैं, पर अभी इसी पे बात कर रहे हैं। मीन कब रखते हैं और मीडियन कब रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, डेटा जो होता है वो एक डेटा होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इस प्रकार से शुरू में फ्रीक्वेंसी कम, फिर ज्यादा, फिर कम। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव स्कू, शुरू में ज्यादा और बाद में। समझ में आ रहा है? और एक होता है नेगेटिव स्कू, जो पहले कम बाद में ज्यादा। ये नॉर्मल डेटा होगा। हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस तरह, मतलब ये तो मैंने ऐसे कर्व से बता दिया, पर हिस्टोग्राम बनाते हैं तो उससे पता चल जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ यहाँ तक? सर ये किसके लिए यूज हो रहा है? वेरिएबल है, उस वेरिएबल का मैंने उसका शेप देखता हूँ वेरिएबल का। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही वेरिएबल होता है, शेप देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं हमने मीडियन के साथ जाना है या मीन के साथ जाना है आगे। ओके। है ना, जो कैलकुलेशन मीन पे बेस्ड होंगे, यदि नॉर्मल डेटा है तो जो भी कैलकुलेशन आगे मीन पे बेस्ड होते हैं हम फिर उसको चूज करते हैं, है ना, आगे के स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में। और यदि पॉजिटिव या नेगेटिव स्क्यूड होता है डेटा, तो हम फिर मीडियन के हिसाब से चलते हैं, जो कैलकुलेशन मीडियन पे बेस्ड होंगे हम उन कैलकुलेशन का उपयोग करेंगे। बात समझ में आए पॉइंट? अब ये कैसे निकलता है मैं आपको बताऊंगा, अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा आर में, है ना। तो सर हमेशा ही ऐसा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में मीडियम लेना है, मीडियम हाँ, लेना है और नॉर्मल में मीन लेना है? नॉर्मल में मीन लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ ये बात? यस सर। जब भी पॉजिटिव स्क्यूड होगा, नेगेटिव स्क्यूड होगा, तो हम मीडियन पे ही जाएंगे, हम मीन पे नहीं जाएंगे, मीन को लेके आगे काम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ नेचर समझ रहे हैं, तो नेचर समझ में आ रहा है ना। देखिए, पहले हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से समझा, है ना, पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पहले भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम देखेंगे शेप ऑफ द डेटा। सबसे टास्क यहीं से चालू होता है,
जब हम शेप देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि नॉर्मल है या पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जैसा होता है हम उस हिसाब से उसको मेजर सेंटर टेंडेंसी यूज करते हैं। गॉट इट। और उसी हिसाब से हम वो मिसिंग वैल्यू भरते हैं। यदि डेटा नॉर्मल होगा तो मैं मीन भर दूंगा, यदि डेटा स्क्यूड होगा तो मैं क्या भरूंगा, मीडियन भरूंगा। क्लियर हो गया पॉइंट है? क्लियर हुआ? हम क्या करें ना, हिस्टोग्राम बनाते हैं। मैंने बताया आपको डेंसिटी कर्व से, पर हिस्टोग्राम बनाते हैं। ऐसा हिस्टोग्राम यदि बन रहा है आपका, ओके, है ना, लगभग लगभग, बहुत एग्जैक्ट तो नहीं होता वो, नॉर्मल। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नॉर्मल नहीं होती है रियल वर्ल्ड में। हम ह्यूमन बीइंग भी नॉर्मल नहीं है ना, एक रेंज में है नॉर्मल की। और रेंज से थोड़ा सा और भटक जाता है तो एब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है अब रिया? यस सर। इस प्रकार से यदि हिस्टोग्राम बनता है तो ये पॉजिटिव स्क्यूड है, और इधर ऐसे ही इसका अपोजिट बन जाएगा तो वो नेगेटिव स्क्यूड हो जाए। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं हम लोग, क्या बनाते हैं, इसको चेक करने के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम से हमें पता चलता है पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यूड है या नॉर्मल है। तो यदि स्क्यूड होगा तो मीडियन रख देंगे मिसिंग वैल्यू की जगह, और यदि नॉर्मल होगा तो मीन रख देंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है? अच्छा। यस सर। है? यस अब सर। एक और चीज है यूनिवेरिएट एनालिसिस में, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो अपन आज नहीं करेंगे, वो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, अब अपन आर प्रैक्टिकल पे आएंगे। गॉट इट? आपने आर डाउनलोड किया रिया? नहीं सर। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ आर कैसे डाउनलोड करते हैं, है ना। देखिएगा, बहुत सिंपल है। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे डाउनलोड करेंगे, ओपन सोर्स है, फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल सर्च पे जाना है, आर प्रोग्रामिंग डाउनलोड लिखना है, तो ये आ जाएगा। तो ये साइट देखिएगा, cran.r project.organization और org। गॉट इट? ये वाली साइट लेना है हमें। और आपके पास विंडोज है या मैक? विंडोज। तो यहाँ क्लिक करेंगे, विंडोज के लिए ये R4.1.0 ये वर्जन है आर का, लेटेस्ट। 86 मेगाबाइट्स, 32 और 64 बीट दोनों तरह के सिस्टम के लिए है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, 10-15 सेकेंड, 20 सेकेंड में ये डाउनलोड। ठीक है, कितना लगा, 10 सेकेंड में लगा यस मुश्किल सर। से, 10-12 सेकेंड। डाउनलोड हो गया। आप इसको ओपन करेंगे, ये यस या नो पूछेगा सेटअप के लिए, आपको यस कर देना। मेरे इसमें इंस्टॉल है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे फॉलो कर देना, कहीं भी कुछ चेंज मत करना, पाथ वगैरह। ठीक है, जो वो डिफॉल्ट पाथ देगा उसी पे ध्यान देना। उसको करके देखिए, आप अभी कर पाएंगे? यस सर। करिए, आप इंस्टॉल करिए इसको।
सब हो रहा है। उसको इंस्टॉल कर लो आपने। इंस्टॉल हो जाए तो बताइए। यस मैम। अभी तो डाउनलोड ही हो रहा है, फ्यू सेकंड्स लगेंगे। हाँ हो जाएगा, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। वो भी डेटा एनालिटिक्स का जो काम है ना बेटा, वो पेशेंस वाला है ना। Okay. वो जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं, आराम से पेशेंस पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा यदि इस फील्ड में जा रहे हो, ठीक है। Yes. नहीं तो 2-4 लैपटॉप तोड़ मारोगे तुम। पेशेंस नहीं हुआ तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो फेंक दिया स्क्रीन उठा के। पेशेंस वाला काम। सर इंस्टॉल हो रहा है। अभी तक अच्छा अच्छा, वो डाउनलोड हो गए हैं ना, हम इंस्टॉल नहीं, करें। डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा अच्छा।
वो हो गया इंस्टॉल। हो गया? अब क्या होता है, देखो बेटा, कोई भी लैंग्वेज होती है तो वो लैंग्वेज अपना एक जीयूआई देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। वो लैंग्वेज के साथ ही ओके। डाउनलोड करते हैं तो आ जाता है। और कोई भी लैंग्वेज के लिए हमें जीयूआई की भी जरूरत नहीं रहती वैसे तो। हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे उसको चला सकते हैं, टर्मिनल से हम उसको चला सकते हैं, ठीक है। मैं इसके जीयूआई की बात करता हूँ आपको, आर प्रोग्रामिंग के, जो इसके साथ डाउनलोड हुआ होगा। ये देखिएगा, मेरे पास भी 4.1.0 लेटेस्ट है। इसका एक नाम देते हैं ये लोग हमेशा, कैम पेंटाजीनॉन, ऐसा कुछ भी नाम रखते हैं ये लोग। तो इसमें एक कंसोल है ना, कंसोल पे आप कुछ भी टाइप करेंगे सेव नहीं होगा, रिजल्ट हमेशा कंसोल पे मिलेगा आपको। तो जैसे मैं एक्स को असाइन कर रहा हूँ, एक्स बराबर 5, है ना, मैं इसको एंटर किया। अब आर को पता चल गया एक्स जो है वो 5 है, वाई को मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, वो मैं एंटर करता हूँ तो बोलेगा कि वाई को नहीं पहचानता है ना। पर यदि मैं एक्स लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये बता देगा हाँ एक्स को जानता हूँ, एक्स 5, व्हाट इट। ओके। तो ये अपने जब भी हम कोई चीज इक्वल साइन के द्वारा, या एक और साइन है स्मॉलर देन डेज करके, ये दो साइन असाइनमेंट के साइन होते हैं, असाइन करते हैं जब ये ऑब्जेक्ट नहीं को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ वो असाइन करते हैं। जब भी हम असाइन करते हैं तो वो अपने एनवायरमेंट में, जो आर का एनवायरमेंट है, ग्लोबल एनवायरमेंट बोलते हैं जिसको हम, उसमें वो उस चीज को ले लेता है कि हाँ यार ये चीज, और फिर उस पर हमें रिस्पॉन्ड करना है। अब जैसे y बराबर भी मैं असाइन कर देता हूँ 7, एंटर कर देता हूँ। अब मैं y पूछूंगा तो y बताएगा 7 है भाई, y क्लियर हो रहा है। तो सर कंसोल को कब कब यूज करते हैं? मैं बता रहा हूँ, अपन को इसको यूज नहीं करना जीयूआई को, ओके। अपन आर स्टूडियो यूज अच्छा। करेंगे, जो आईडी ओके। होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम लोग यूज नहीं करेंगे, पर आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अभी इंटरव्यू में कुछ ओके। पूछ लिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीयूआई क्या होता है, किस काम। अब इसमें क्या होता है कि आप, यदि मैं इसको क्लोज कर, है ना, ये मैंने कंसोल क्लोज किया और मैंने यस भी कर दिया, और मैं नेक्स्ट टाइम फिर आया और तो आया क्या वापस, ये नहीं। कभी भी सेव नहीं। मैं एक्स लिखूंगा तो एक्स की वैल्यू ग्लोबल एनवायरनमेंट में है, ओके। मैंने सेव लिख दिया था ना, इसलिए है, ठीक है। ग्लोबल एनवायरनमेंट ने सेव कर लिया उसने, नेक्स्ट टाइम में वो मिलेगा। अब यदि मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि जो सेव रहा है, तो मैं स्क्रिप्ट ओपन करूंगा, ये स्क्रिप्ट है बेटा, जब यहाँ से न्यू स्क्रिप्ट, ओके। अब स्क्रिप्ट में मैं कुछ भी लिखूंगा वहां सेव हो जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू में अब चेंज कर देता हूँ, 12 लिख रहा हूँ, एंटर दबाऊंगा तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा है ये, ओके। है ना। उसके लिए मैं बताऊंगा क्या करना पड़ता है। y बराबर में 18 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों को लेकर के मुझे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा,
ठीक है, बट या तो उठाऊं यहाँ से पेस्ट कर दूं इसको, स्क्रिप्ट को कंट्रोल सी, यहाँ मैंने रखा कंट्रोल, है ना, रन हो गया। अब मैं यदि x प्लस वाई करता हूँ यहीं पे कंसोल, क्या मिल रहा है? 30, 12 प्लस 18, पुराना वाला x प्लस वाई गया, 5 और 7 गया। अब मैं x का वैल्यू पूछूंगा तो 12 बताएगा, y का वैल्यू पूछूंगा 18 बताएगा, मैं उसको सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसकी जगह में। ठीक है, ये तो रहा जीवाई पे हमें काम नहीं करना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, परेशान हो जाओगे यार। तो सर कौन करता है इस पे काम? प्रोग्रामर जो होते हैं ना, जो Okay. प्रोग्राम बनाते हैं आर के, हाँ, वो लोग करते हैं, ओके। और बाकी हम लोग जो एनालिस्ट हैं वो इस पे काम नहीं करते। तो सर किसी को प्रोग्रामिंग करनी हो तो वो कंसोल पे करता है? हाँ, कंसोल पे या टेक्स्ट एडिटर पे करते हैं, या टर्मिनल पे करते हैं, जो अपना होता है ना टर्मिनल, विंडोज का या लिनक्स का, उस पे करते हैं। तो वो तो बहुत हाई लेवल वर्क वो कोई नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन लोगों पे काम होता है। ठीक है, बट इट हम इसको बंद करते हैं, मैं इसको नो कर रहा हूं। अब देखिएगा, आपने एक चीज तो डाउनलोड कर ली, अब मुझे चाहिए आईडी कि जहां मैं काम कर सकूं मेरी सहूलियत के हिसाब से, है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो है आर स्टूडियो। तो आप लिखेंगे आर स्टूडियो डाउनलोड, तो rstudio.com करके आएगा, करिए आप इसको, और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड आर स्टूडियो आईडी लिख रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या करना है, आपको फ्री वाला वर्जन है। देखिए इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आर स्टूडियो डेस्कटॉप, आर स्टूडियो डेस्कटॉप प्रो, आर स्टूडियो सर्वर और आर स्टूडियो वर्कबेंच, है ना। तो ये क्या चीजें हैं, तो ये प्रीवियसली आर स्टूडियो सर्वर प्रो था, जिसका नाम चेंज कर दिया वर्कबेंच। तो एक सर्वर वाला होता है फ्री में, आर स्टूडियो सर्वर, एक आर स्टूडियो डेस्कटॉप होता है। सर्वर यदि आप डाउनलोड करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी सिस्टम से बैठ के उस सर्वर से एक्सेस करके और आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना, आपका जो डेटा रहेगा वो क्लाउड पे रहेगा पूरा, है ना। मैं घर पे काम कर रहा हूँ, फिर मुझे ऑफिस में काम करना हो, फिर मैं दूसरा सिस्टम है ना, कहीं और काम करना है, तीसरा सिस्टम है। यदि सर्वर पे मैं हूँ, मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। गॉट इट। आर डेस्कटॉप होता है स्टूडियो अपने सिस्टम, तो हमें आर स्टूडियो डेस्कटॉप अभी डाउनलोड करना है। अब ये क्या है, आर स्टूडियो डेस्कटॉप प्रो और आर स्टूडियो वर्कबेंच, ये लाइसेंसिंग वर्जन है। इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं होता है वैसे, देखिएगा मैं बताता हूँ। इंटीग्रेटेड टूल्स फॉर आर दोनों में है, चाहे वो पेड हो चाहे नहीं हो। प्रायोरिटी सपोर्ट में तो अंतर होगा कि जब आप पेड नहीं हो तो आपको प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं मिलेगा, कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और भाई सर्वर जो है वो ब्राउजर के थ्रू रन हो सकते हैं, तो दोनों, चाहे फ्री वाला सर्वर ले रहे हो या पैसे वाला ले रहे हो, ब्राउजर सर्वर, है ना। प्रोफेशनल जो ड्राइवर्स हैं वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। प्रोफेशनल ड्राइवर्स जो होते हैं, क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं जिनका डेटा पे काम होता है रियल टाइम में, वो आर इस पे नहीं जाएंगे या इस पे नहीं जाएंगे। वो कमर्शियल खरीदते इसलिए कि उनकी डेटा की सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो डेटा कोई भी हैक कर सकता है रियल टाइम में, यदि ओपन सोर्स है तो। ठीक है, इसलिए वो प्रोफेशनल ड्राइवर्स वगैरह सब इनको दिए जाते हैं। ठीक, तो सर कंपनीज इतना महंगा खरीदती है? इतनी बड़ी कंपनी, अरे वो सेल्स का टूल इतना महंगा आता है, वो उसकी जगह लोग आर खरीदने लगे क्या। ओके।
बड़ी बड़ी कंपनी है वो ले लेते, नहीं भी लेते हैं यदि वो लोग स्टैटिक हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम्म। अब इसमें कनेक्ट टू आर स्टूडियो वर्क बेंच रिमोटली अपन पैसे वाले में कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, सर्वर से, और बिना पैसे वाले में अपन लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। अब ये सर्वर जो लेते हैं उसमें ये सब है, डेटा कनेक्टिविटी है, लॉन्चर है, ट्यूटोरियल एपीआई ऑडिटिंग मॉनिटरिंग है, लोड बैलेंसिंग है, एडमिन डैशबोर्ड है, मैनेजिंग मल्टीपल सेशंस हैं, तो ये सब चीजें उन्होंने इसको दे रखी हैं, ठीक है। पर ईयर का 4975, इसको अपन कन्वर्ट करें, मतलब 3,70,000 का साल भर का पड़ता है कंपनी को ना। और यदि आप कमर्शियल खाली डेस्कटॉप लेते हैं मॉडल, तो वो भी काफ़ी कॉस्टली है, पर सब फीचर्स आपको इसमें पूरे मिलेंगे। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको यहाँ पे के जा रहा हो यहाँ नहीं आ रहा हो, बस प्रायोरिटी सपोर्ट नहीं मिलता है, बाकी सब कुछ, ठीक है। हम्म। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, फ्री वाले पे क्लिक करिए। तो सर सर्वर वाला क्यों नहीं कर रहे हैं? सर्वर में फिर आपको क्या है कि डेटा वहां रखना पड़ेगा पूरा। क्लाउड। अपन डेस्कटॉप से, आप जल्दी सीखने के लिए अपन डेस्कटॉप बहुत अच्छा। जरूरी है ना। ठीक है। ये प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं तो फिर सर्वर पे करते हैं। सर्वर पे क्या हुआ, देखिए मैंने कुछ काम किया और वो सर्वर का एक्सेस आपके पास भी, तो आप भी काम कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ क्या है कि कमर्शियल में क्या होता है कि 5 यूजर उसी एक उस पर काम कर सकते हैं। वहां मुझे आपको भी वही पासवर्ड आईडी शेयर करना पड़ेगा जो मैं यूज कर रहा हूँ। क्लियर हो रही पॉइंट। हम्म। हम्म। तो सर अभी कर लूँ मैं डाउनलोड? हाँ डाउनलोड करिए ना अभी, क्योंकि अपन को जो भी करना है ना यहाँ सेम टाइम पे प्रैक्टिस करनी है। वैसे नहीं कि मैं पढ़ा के निकल गया और फिर बाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उसी टाइम रन करते हुए चलना है, ठीक है। सर 5 मिनट लगेंगे अभी। हाँ हो जान दो, हो जान दो। आज का दिन तो एक आध दिन ऐसे जाता ही है, मेरे जो बड़े बैच रहते हैं यहाँ तो चलो ठीक है, अभी 5 एक लोग हैं, 8 8 10 10 15 15 लोगों को इंस्टॉल करवाना रहते हैं, तो पूरा ही बैच चला है, पूरा ही टाइम चला जाता है इंस्टॉलिंग में। किसी को कोई इशू आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है।
हाँ सर हो गया डाउनलोड। हो गया डाउनलोड? इंस्टॉल कर दिया? यस। इंस्टॉल हो गया ना? तो देखिएगा वो सेटअप, है एक सेकेंड सर, इंस्टॉल हो रहा है। हो रहा है। हाँ सर हो गया। तो इसको रन करना है। तो अब देखिएगा उसको आपको कहीं उसका वो ऐसा राउंड सर्किल दिया है क्या, शॉर्टकट वगैरह कहीं पे बनाया उसने डेस्कटॉप पे? देख रहा है सर्किल, सर्किल में आर लिखा हुआ एक मिनट। है नहीं? तो आप नहीं। सर्च पे जाएं और आर हाँ स्टूडियो लिख दें, है ना? ये दिख रहा है आपको, ऊपर बन गया यहाँ रेस में। और इसको क्या करना है, राइट क्लिक करें और पिन, उसको पिन कर लें इधर पे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको टेक डाउन करके भी लाया जा सकता है, तो ला सकते हैं यदि आता है तो। मेरे इसमें है ऑलरेडी, नीचे आप इसे इधर कर लें या आप जहां से भी खोलना चाहें उसको खोल सकते हैं। ठीक है, उसको खोलिए, उसको ऑन करिए। मिला? हाँ सर खुल गया है। उसको ओपन करिए। हाँ सर ओपन हो गया। हो गए? आप देखेंगे आपको 3 विंडो दिख रही होंगी वहां खाली, है ना? ऐसे दिख रहा है, हाँ 3 दिख रही होंगी। हाँ। ये जो विंडो है बड़ी वाली, ये कंसोल विंडो है। यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा हमेशा। ठीक है, यहाँ टाइप भी कर सकते हो पर सेव नहीं होगा रियल टाइम में। ये जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट हिस्ट्री, आपने जो भी डेटा पहले टाइप किए वो हिस्ट्री, कनेक्शंस और ट्यूटोरियल। तो ये ज्यादा 3 का कोई मतलब नहीं है, अपन का एनवायरनमेंट से मतलब रहता है। एनवायरनमेंट में जो भी है, अभी एक्स की वैल्यू 5 है, मेरी वाई की वैल्यू 7 है ना? मैं चाहूँ तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकता हूँ। अब एक्स और वाई को ये पहचानेगा नहीं, ओके। तो मैंने एनवायरनमेंट से हटा दिया।
तो ये चीज हमें GUI में दिख रहा था कि एनवायरनमेंट में क्या है या क्या नहीं है। नहीं। यहाँ ये बेनिफिट है IDE में कि आपको सामने दिखता है कि यार एक्स क्या असाइन किया मैंने, वाई क्या असाइन किया, कौन सा डेटा सेट है, कौन कौन से डेटा सेट मेरे एनवायरनमेंट में है, वो सब आपको पता चलता है। यहाँ आप देखेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइल्स हैं। तो जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल मैंने, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, यस उसमें सर। अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना मैंने बताया था आपको, यस सर। है ना। ये वही है कि वो उस प्रोजेक्ट में, यहाँ तो कोई भी नन प्रोजेक्ट है, तो ये तो जहाँ से वो होगा वो पूरा बता रहा है कि ये चीजें हैं भैया कंप्यूटर पे, PC। तो आप जो भी प्रोजेक्ट में जो भी फाइलें होंगी उस फोल्डर में वो सब यहाँ पे बताएगा। जब भी प्लॉट्स बनते हैं हम यहाँ ऑर्डर देते हैं, प्लॉट बनाते हैं तो वो यहाँ ड्रॉ करता है। पैकेजेस जो हमें लगते हैं इसमें वो यहाँ से हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ हमें पैकेजेस भी बताता है कौन कौन से पैकेजेस हैं आपके पास। ये सब पैकेज है मेरे पास, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो सर ये सब में होते हैं सारे पैकेजेस? हाँ नहीं, सब नहीं होते, कुछ डाउनलोड करना पड़ते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ डिफॉल्ट में आते हैं। आप चेक करिए, देखिए कि बहुत से होंगे। तो जो मतलब यूज होते हैं वो लाइक साथ साथ में डाउनलोड करते हैं? हाँ वो हो जाता है, वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं, है ना। ओके। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से किस लिए लगते हैं, कौन कौन से डाउनलोड करने टाइम टाइम पे। ठीक है, हम्म। यहाँ हेल्प कुछ चाहिए आप यहाँ टाइप कर सकते हैं और आपको वो डिटेल मिल जाएगी। वीवर जो होता है इंटरेक्टिव ग्राफ्स के लिए होता है ना। इंटरेक्टिव ग्राफ्स यानी कि आप होवर करेंगे तो उसकी वैल्यू बताएगा, सब कुछ बताएगा वहाँ पे। दो प्रकार के प्लॉट हो गए, तो वीवर से एक प्लॉट से। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब हमें कंसोल मिल गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट मिल गया, फाइल्स, प्लॉट्स, ये सब मिल गए, पर हमें स्क्रिप्ट नहीं मिली। स्क्रिप्ट के लिए आप लेफ्ट में देखना है इधर, हम्म। है ना। यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ये R स्क्रिप्ट दिख रहा है, हाँ। ये उठा लेंगे, ये स्क्रिप्ट मिल गई आपको। ठीक है, हम्म। अब पहले मैं यहाँ एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक, न्यू डायरेक्ट नया फोल्डर ही लेता हूँ मैं, है ना। रिया के नाम से, चलो डेस्कटॉप। ये बन गया फोल्डर, रिया नाम आ गया लिखा हुआ, यस सर। है ना। फोल्डर बन गया, फोल्डर में कोई फाइल नहीं है, खाली ये प्रोजेक्ट फाइल रहती है। जब भी प्रोजेक्ट बनाते थे हेक्सागोनल ऐसा आप लिखा हुआ आ जाता है। और मैं इसको मान लो क्लोज कर दूं, है ना। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ रिया फोल्डर बना हुआ है, दिख रहा है। हाँ। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ ये सब फाइलें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अब मैंने R तो नहीं खोला हुआ, R तो मेरा क्लोज है ना। हाँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट फाइल पे, देखिएगा खुल गया। ओके। मतलब वही रिया प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट को खोला इसने, तो हम वहां से भी खोल सकते हैं और यहाँ से भी हम ओपन में जाके वो प्रोजेक्ट जहाँ पे लोकेशन पे वहां से उसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर होगी चीज, ठीक है। है यस ना। सर। इस प्रोजेक्ट में ग्लोबल एनवायरनमेंट में कुछ नहीं है, मेरे फोल्डर में कोई फाइल नहीं है। अब मुझे मान लो कोई डेटा सेट चाहिए, है ना, जो मैं इस फोल्डर में रख दूंगा, तो मैं एक डेटा सेट रख देता हूँ यहाँ उठा के कहीं से। ठीक, मैं डेटा सेट लेता हूँ यहाँ से, आर्मी से एक डेटा सेट ले लेते हैं। तो सर ये डेटा सेट्स कहाँ से मिलते हैं? ये आपको मैं हम। भेजूंगा, कुछ R में डिफॉल्ट भी अच्छा। हैं बहुत से डेटा सेट, है ना। हम्म। या जो कंपनीज में वर्क करेंगे उसमें वो लोग प्रोवाइड करेंगे हम डेटा? प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो फोल्डर यहाँ से कंट्रोल C किया और इसको डेस्कटॉप पे ले गया, डेस्कटॉप में इस फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये आ गया।
ना। अब मैं आर में दिखाता हूँ, आर में दिख रहा है डेटा आ गया। यस सर। अब मैं स्क्रिप्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे स्क्रिप्ट क्या, स्क्रिप्ट ओपन हो गई, पर वो अनटाइटल्ड वन यहाँ लिखी हुई दिख रही क्या फाइल नहीं में, दिख रही क्या? नहीं। तो स्क्रिप्ट तो रहेगी इसमें, आप इसको क्लोज भी कर दोगे, सेव नहीं भी करोगे, तो स्क्रिप्ट अनटाइटल वन अगले बार भी आपको मिलेगी यहीं, पर फोल्डर में नहीं दिखेगी। अब फोल्डर में चाहिए तो हमें इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, है ना। ओके। तो हम क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे इस स्क्रिप्ट में कहीं भी और कंट्रोल एस, पॉपअप विंडो आ गई। अब स्क्रिप्ट का कुछ नाम देता हूं, मैं देता हूं फर्स्ट स्क्रिप्ट। ओके, ओके सर, स्क्रिप्ट में करते क्या है? जो भी आप कोड है स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो क्या होगा कि अगली बार सेव हो जाएगा, रियल टाइम पे सेव होता है। तो आपको कल फिर वही कोड चलाना है, तो ओके, बात समझ रहे हैं? फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हो रहा है चीज? यस सर। क्या होता है, आपने कुछ एनालिसिस करके दिया, और जैसे मेरे साथ होता है, अभी एक रियाद का प्रोजेक्ट चल रहा था मेरा, ये हॉस्पिटल का, उनका सर्वाइवल एनालिसिस वगैरह था। तो जो मेरे पास डेटा था पिछले 4-5 साल का डेटा उन्होंने भेजा था, तो मैंने काफी चीजें उसमें, बहुत बड़ा एनालिसिस था, वो सब करके दिया था। तो करीब 1-1.5 साल से वो प्रोजेक्ट मेरे पास है। अब उन्होंने बोला कि साहब ये सर्वाइवल एनालिसिस में जो आपने टाइम ड्यूरेशन लिया है 3 साल का, हमें 6 महीने का सर्वाइवल एनालिसिस चाहिए, है ना। ओके। तो यदि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं होती तो मुझे बड़ा दिक्कत हो जाता, है ना। मुझे पूरा दोबारा से टाइप करना पड़ता, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस आई हैव टू टाइप अगेन, है ना। बहुत सारा एनालिसिस रहता है उसमें, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत सी चीजें। तो मेरे पास वो स्क्रिप्ट थी, मैंने खाली उसमें पैरामीटर चेंज किए। भाई 3 साल की जगह में उसे पहले मंथ के हिसाब से था, मैंने उसको डे वाइज किया और 6 महीने का ले लिया, है ना। तो स्क्रिप्ट के ये फायदे होते हैं कि आपसे 1 साल बाद भी कोई पूछो, यदि आपने वो फोल्डर नहीं कहीं मिस किया है, आपके सिस्टम में है, आपके सर्वर में है, कहीं भी है, तो आप उसको दोबारा रन करके वो आउटपुट दे सकते ओके। हैं। इसी प्रकार आप एसपीएसएस जानते हैं, नहीं। एसपीएसएस भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है ना। उसमें क्या होता है, जो वो ड्रैग ड्रॉप वाला टूल है, कि वही भाई अपन ने ये किया और यहाँ से सब मीनू में ये अपन ने सिलेक्ट किया, यहाँ से वेरिएबल सिलेक्ट किया और ये आउटपुट दे दिया उसने, आपने करके दे दिया एक बार। आपको फिर 1 महीने बाद या 15 दिन बाद उन्होंने बोला यार इसमें ये चीज मुझे बहुत दोबारा निकाल के दो, आपको फिर वो पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी उसमें, नहीं करना पड़ेगा, है हाँ, करनी पड़ेगी। डबल मेहनत होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपने एक बार स्क्रिप्ट लिख दी ना, आप दोबारा उसको रन करके निकाल के दे दो, ले लो यार ये लो। अब समझ में आ गया स्क्रिप्ट का क्या मीनिंग है, हम्म। क्या इंपॉर्टेंस है ना। देखिए मैं आपको कुछ स्क्रिप्ट बताता हूँ क्योंकि आप पूछ रहे हैं, तो मैं अब मैं कहीं और भी स्क्रिप्ट रखी है तो मैं यहाँ ओपन पे जाऊंगा, देख रहा है ये फोल्डर। यस सर। मान लीजिए मैंने आपको स्क्रिप्ट दी है और आप अपना कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपको उस स्क्रिप्ट की हेल्प लगी, उसमें से कोड उठाना है, ठीक है ना। वो R.R जो एक्सटेंशन होता है वो R में ही खुलेगी, वैसे नहीं खोल सकते आप ओपनली उसको, है ना। ओके। तो आपको R के एनवायरमेंट यहाँ लाना ही पड़ेगा, तो यहाँ से ओपन पे जाओगे, देखिए जैसे एक स्क्रिप्ट ही उठाता हूँ, यहाँ नहीं है स्क्रिप्ट, इसमें इसमें होगी डेबिट की,
ये स्क्रिप्ट है ना, ये देखिएगा, मुझे रन करना होगी, फटाफट रन कर तो इसमें। सर ये सब मतलब हमको भी मतलब जो हाँ, हमको भी ये सब लिखना है, ये सब करना तो ये कोर्स में ये सब आप सिखाएंगे कैसे लिखते हैं? पूरा पूरा, आपको A to Z, बेफिक्र हो गए, ओके। है ना। आप कहीं भी मतलब इंटरव्यू जाए, कंपनी में काम खुद कर पाए, और प्रोजेक्ट रहेंगे इसमें काफी, है ना। मैं प्रोजेक्ट ओके। बताता हूँ कैसे देते हैं हम लोग, देखिएगा। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बताता हूँ मैं आपको। पहले सबसे हल्का प्रोजेक्ट देते हैं, फिर धीरे धीरे उसके जो है ना प्रोजेक्ट का डेप्थ बढ़ाते जाते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा मिड लेवल हाई लेवल का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है। ये IMDb जानते हैं हम लोग, यस सर। है ना, उसके एनालिसिस है, उसका प्रोजेक्ट है। और एक सेकंड सुनिए, एक तो टिप्स डेटा सेट के ऊपर है, जो टिप्स मिलती है लोगों को, वेटर्स को, है ना, उसका एक एनालिसिस है। EDA, ये सब EDA क्या है, यूनिवेरिएट, ओके। यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जब अपना खत्म होगा, फिर ये प्रोजेक्ट आपको करने हैं। ओके। तो इसमें 5 प्रोजेक्ट देते हैं हम लोग, है ना। हम्म। पहले हम लोग एक आधी प्रोजेक्ट करवाते थे, पर क्या होता है, EDA में 60 से 80% टाइम अपना वेस्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट अपन करते हैं तो, है ना, रियल लाइफ में। ओके। हाँ। तो वहाँ जरूरत पड़ती है। यहाँ मैंने R फाइल बनाई तो थी इसकी, मैं देखता हूँ कहाँ रखी। असाइनमेंट EDA, ये देखिएगा, है ना, ये R फाइल, ये ऐसा प्रोजेक्ट देते हैं असाइनमेंट। श्रवण देख रहे हो आप? हेलो। सर देख रहे हैं, हाँ सर देख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से असाइनमेंट मिलेंगे इस बार आपको, है ना। तो आपको टास्क दी जाएंगी इसमें कि रीडिंग द डेटा, डेटा को रीड करिए पहले, फिर इंस्पेक्ट द डेटा फ्रेम को इंस्पेक्ट करिए, क्या कमांड दोगे, फिर डेटा एनालिसिस टास्क 2.1, रिड्यूस दोज डिजिट्स दीज नंबर्स आर इन बजट एंड ग्रॉस आर टू बिग, जो भी उसके वेरिएबल्स, डेटा सेट भी दिया जाएगा। और ये पूरे टास्क आपको पूरे करने हैं, समझ रहे हैं? ये पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है समझाने के लिए, टास्क नहीं मतलब उसको पूरा समझाया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कैसे करेंगे वो आपको देखना है, क्या करना है ये बताया गया है। ये इस प्रकार से। अब जो ये तो हो गया IMDb, क्योंकि IMDb बहुत वास्ट डेटा है, उसमें इसलिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये करना है ये नहीं करना है। पर जो टिप्स वाला डेटा है, उसमें आपको ही EDA करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, ठीक है, कि आप क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं उससे, ये चीज है। तो तो सर ये इसका सब चीज रिजल्ट कहाँ दिखता है? है। ये स्क्रिप्ट है, इसका रिजल्ट कंसोल में दिखेगा हाँ, कि रिजल्ट कंसोल। इन्वायरमेंट में दिखेगा? एनवायरमेंट में तो वो आपको उसके वो दिखेंगे जो आपने रन किया है ना। तो रिजल्ट कहाँ दिखता है? मैं बताता हूँ, जैसे लॉन्च डेटा है अपना इसे वर्किंग डायरेक्टरी में, है ना, नहीं हटा देता हूँ, रिजल्ट कंसोल में दिखेंगे, ओके। है ना, ये कंसोल है ना नीचे, ये ठीक है, ये कंसोल में दिखेंगे, जो स्क्रिप्ट लिखेंगे उसका रिजल्ट कंसोल में उसका मिलता है। रिजल्ट आपको कंसोल में दिखेगा। तो ये यहाँ देखिएगा। तो आप कंसोल को यदि पूरा क्लीन करना है तो Ctrl L, नोट कर ले, Ctrl L, हम्म। तो कंसोल क्लीन हो जाता है, ठीक है। हम्म। अब देखिए लॉन्च डेटा है, हमें इसको रीड करना है, कैसे करेंगे, ठीक। आप कुछ भी नाम देंगे, ऑब्जेक्ट नेम देंगे उस डेटा को, है ना। यदि हमें कमेंट लिखना हो, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कमेंट की। कमेंट के लिए हमेशा हैश यूज करेंगे, जो मैंने पिछले सेशन में बताया भी आपको, है ना, वो तो मालूम हाँ। होगा। यस सर।
कमेंट इसलिए लिखना पड़ता है कि भाई हम जो भी कमांड दे रहे हैं हमें मालूम है यार ये हमने क्या किया है ना। आगे ये मैं 2 महीने बाद भी स्क्रिप्ट खोलूं, ऐसा नहीं हो खाली कमांड कमांड भरे हो, कमेंट भी हो तो मुझे समझ में आए ये कमांड भाई यहाँ मैंने ये काम किया है, यहाँ ये काम किया है, ये अच्छा काम, है ना। ये कमेंट मैंने लिखा रीड डेटा। अब डेटा रीड कर रहा हूँ मैं, एक ऑब्जेक्ट नेम, मेरा जो फेवरेट ऑब्जेक्ट नेम है एमडी है। एमडी इज द शॉर्ट ऑफ माई डेटा। क्लियर। ओके आप माई डेटा भी लिख सकते हैं पूरा, आप डीएफ भी लिख सकते हैं, डेटा फ्रेम, आप डेटा भी लिख सकते हैं, पर वे नाम ना ले कि जो आर के अंदर रजिस्टर्ड, मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट में। डेटा ऑलरेडी ग्लोबल इन्वायरमेंट में है ना। मैं बताता हूँ देखिए, ए अगेन ड्रॉप डाउन मीनू में ओके कभी भी डेटा नाम ना दे। यदि मैं डेटा लिखता हूं और ब्लैंक कोई रन कर देता हूं, कंट्रोल एंटर से रन होता है। कैसे होता है? कंट्रोल और एंटर, नोट कर लें आप इसको। स्क्रिप्ट रन होती कंट्रोल एंटर से, या फिर आप वहां कहीं भी कर्सर रख के और रन बटन को दबाएं। 2 तरीके, ठीक है। व्हाट इट। तो मैं इसको रन करता हूं, क्या होगा देखिएगा। अब डेटा यदि मैं रन कर रहा हूं तो मुझे बताएगा कि कितने डेटा सेट्स हैं आर में डिफॉल्ट, जिससे आप सीख सकते हैं। ये सब डेटा सेट्स हैं, ठीक है। जैसे ईयर पैसेंजर, ये आर के अंदर, ये लॉन्च डेटा तो अपन अपनी फोल्डर से पढ़ रहे हैं, ये तो बाहर का डेटा है ना। अंदर समझ में आ रहा है। तो जैसे एयर पैसेंजर मुझे पढ़ना है, मैं एमडी दे देता हूँ, एयर पैसेंजर में अंदर का ही डेटा डिफॉल्ट का पढ़, आगे लिखा हुआ अपने आप। मैंने क्लिक किया और कंट्रोल एंटर किया, ग्लोबल एनवायरनमेंट में आ गया। ये आ गया, ये टाइम सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज डेटा हम लोग अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं ज्यादा इसके बारे में, जब टाइम सीरीज पढ़ेंगे तब बताऊंगा। कोई दूसरा डेटा सेट देखते हैं, बीजे सेल्स उठा लेते, ठीक है। तो बीजे सेल्स देखते हैं इसकी जगह। ये भी टाइम सीरीज डेटा है ना, ये सब टाइम सीरीज डेटा है। और देख लेते हैं हम लोग, मैं और कुछ देखता हूँ। टाइटेनिक डेटा, टाइटेनिक तो आपको पता होगा, है ना। मैं टाइटेनिक का डेटा बताता हूँ। तो सर हर डेटा उठाने से पहले आपको लेस देन डैश वाला साइन लगाना हाँ, ये पड़ता है? कैसे होता है मैं बताता हूँ। ये एल्ट और माइनस साइन, एल्ट दबा के माइनस दबाएंगे, देखिएगा। ओके उसकी जगह इक्वल भी ले सकते हो आप, ओके पर इक्वल जो होता है ना, हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानते। बेस्ट प्रैक्टिस हम इसको मानते हैं आर में। अच्छा पाइथन में तो इक्वल ही यूज होता है, ठीक है। आर में 2 ऑप्शन है अपने पास, इक्वल यूज कर लो या इसको यूज कर लो, ठीक है। एल्ट माइनस से आता है, तो हम लोग आर के अंदर क्या मानते हैं, इसको बेस्ट प्रैक्टिस मानते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों से एक ही काम होता है। अब देखिए टाइटेनिक वाला मैं रन करता हूँ, तो यहाँ आ गया टेबल, टेबल फॉर्मेट में। किसमें है? टेबल है, डेटा फ्रेम नहीं है ये भी, ठीक है। डेटा फ्रेम नहीं है। मुझे चीज चाहिए डेटा फ्रेम, है ना। टेबल का यदि डेटा है तो मैं इसको रीड भी नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ लिख दिया है इसने, ठीक है। मैं बताऊंगा टेबल को डेटा फ्रेम में कैसे चेंज करते हैं, वो सब बात की चीजें। मैं और डेटा सेट लेता हूँ आपको। एक एम्प्टी कास्ट डेटा सेट है सीटा आर का, मैं वो लेता हूँ। देखिए ये आ गए, ये डेटा फ्रेम है, ये बता रहा है 32 ऑब्जर्वेशन है, 11 वेरिएबल्स एम्प्टी कास्ट में। जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये खोल के बता दिया इसने पूरा, दिख रहा है डेटा। यस सर तो ये माइलेज है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम सिलेंडर है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट है, हॉर्स पावर है। अब जो आर में डिफॉल्ट डेटा सेट है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, क्या है वो डेटा, क्या है, कौन सा वेरिएबल, क्या है उसका नेचर, वो आप देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है
पहले हमेशा, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको एम्प्टी कार्ड जो ओरिजिनल डेटा नेम है वो लिखना है ना, जो अपन ने दिया है ऑब्जेक्ट नेम वो नहीं, और कंट्रोल एंटर करते हैं। देखिएगा आपको यहाँ दिख रहा है एम्प्टी कार्ड ट्रेन, क्लियर। तो ये पूरा डिटेल बताएगा कि मोटर ट्रेन का रोड टेस्ट है, डेटा इस साल का है। ये वेरिएबल के बारे में बताएगा कि एमपीजी क्या है, माइल्स पर यूएस गैलन है, CYL क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, डिस्प क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्यूबिक इंच में है, एचपी क्या है, ग्रॉस हॉर्स पावर है, ड्राट क्या है, रियल एक्सिल रेशियो है, वेट क्या है, वेट इन 1000 पाउंड्स है, क्यूसेक क्या है, 1/4 माइल टाइम, ठीक है, क्वार्टर सेकेंड, मतलब 1/4 माइल कितने समय में कंप्लीट करते हैं। VS क्या है, टाइप ऑफ इंजन है, वी शेप्ड और स्ट्रेट इंजन, 0 वी शेप्ड के लिए और 1 जो है स्ट्रेट के लिए। AM क्या है, गियर ट्रांसमिशन है, 0 ऑटोमेटिक के लिए, 1 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन है, ठीक है। गियर नंबर ऑफ फॉरवर्ड गियर्स, क्योंकि रिवर्स गियर जो एक ही होता है गाड़ी में। नंबर ऑफ कार्बोरेटर्स, गॉट इट। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, पर जो हमारे पास बाहर से डेटा आता है उसके डिस्क्रिप्शन वो लोग भेजते हैं, गॉट इट, ओके। है ना। आपको कोई प्रोजेक्ट देता है और डेटा सेट देता है तो उसके बारे में पूरा हर वेरिएबल का डिटेल वो लोग अपन को। तो सर अगर खुद का डेटा सेट लेना है, मतलब जैसे अभी तो आपने स्क्रिप्ट में बताया, अगर खुद का डेटा सेट लेना है तो वो कहाँ से लेंगे? अच्छा ठीक, वो आपके उसी फोल्डर में होना चाहिए मेन चीज, है ना। ओके। यदि उस फोल्डर में नहीं है तो आपको अच्छा। वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगी, ओके, या तो तो कॉपी पेस्ट आप उसी फोल्डर में कर दो जिस फोल्डर में प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पे लोन्स डेटा कॉपी पेस्ट किया। या हाँ, अब ये ठीक है। फाइल किसी भी तरह की हो सकती है बेटा, CSV हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, SPSS फाइल हो सकती है, सेव फाइल हो सकती है ना। आपका सेस की कोई फाइल हो सकती है, कोई भी टाइप की डेटा फाइल हो सकती है ना, टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो हर फाइल को पढ़ने के लिए थोड़ा सा कमांड डिफरेंट होता है। मैं इसमें मान लो DF नाम दे रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम DF दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट नेम तो कुछ भी दे सकते हो, XYZ, है ना। और ये डेटा डेटा पढ़ना है मुझे, लोन्स डेटा डॉट CSV है, तो मैं लिखूंगा read.csv, क्लियर, अब तक समझ में आया। ओके। और डेटा जब भी रखूंगा कोट्स में नाम रखूंगा, बिना कोट्स के डेटा का नाम नहीं लिखूंगा, गॉट इट। सर ये पॉइंट एक बार करेंगे? ये जो कोट्स है ना, मैंने सिंगल कोट या डबल कोट्स, हाँ। ये जरूर लेना है, इसके अंदर रखना है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल। डेटा का जो नाम है ना, ALON, लोन्स डेटा डॉट CSV, एक्सटेंशन भी लिखना है। ओके। एक्सेल हो तो EX। हाँ, XLS जो भी आता है उसका, हाँ, XLS। ठीक है। ओके। हाँ। और कोट्स में लिखना है, और बिल्कुल कहीं भी वो नहीं होना चाहिए इसमें। देखिएगा इसमें स्पेस था तो मैंने स्पेस दिया, ओके। हाँ। यदि हाइफन होता तो हाइफन देता। केस सेंसिटिव है, कहीं भी कैपिटल स्मॉल का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ये एरर दे देगा, नहीं पड़ेगा। देखिएगा आ गया DF 25,000 ऑब्जर्वेशन, 15 वेरिएबल्स, देख रहे हैं ऊपर आप। यस सर। अब अपने एनवायरनमेंट में 2 डेटा फ्रेम है, एक MD एक DF, है ना। ओके। आप जिस पे काम करना करिए, मैं इसी डेटा सेट को बताता हूँ। देखिएगा तो ये लोन से रिलेटेड है, तो लोन का कितने लोन की रिक्वेस्ट करी कस्टमर ने, उसको फंड कितना दिया इन्वेस्टर ने या बैंक ने, है ना। इंटरेस्ट रेट कितना लगा उस पे, लोन की लेंथ कितनी थी, 36 महीने का था जो EMI वगैरह जो भी, ये टर्म लोन था। लोन का पर्पस क्या था, डेप्ट कंसोलिडेशन, उसे अपने क्रेडिट कार्ड के बिल चुकाने थे या क्या करना था, है ना। और डेप्ट टू इनकम रेशियो कितना है उस आदमी का, स्टेट कौन सी है, उसका होम ओनरशिप कौन सी है, मतलब खुद का है, मॉर्टगेज है, रेंटेड है, उनका मंथली इनकम कितनी है, फीको रेंज, जैसे सिविल स्कोर होता है ना बेटा, वहाँ फीको रेंज होती है फॉरेन में,
ठीक है, ओके। एक प्रकार का सिबिल स्कोर ही है वो। ओपन क्रेडिट लाइंस मतलब कितने उसने क्रेडिट कार्ड कितने हैं, कौन कौन से लोन ले रखे हैं, है ना भाई, उसने गाड़ी ली है, स्कूटर लिया है, मकान पे है, तो एक ओपन क्रेडिट लाइंस कहलाती है। ठीक है, रिवॉल्विंग क्रेडिट बैलेंस कितना रहता है उसका, ये सब मैं आपको जब अपन इस डेटा पे काम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये सब डेटा पे एनालिसिस करना है तुमको, है ना, ये मैं सिखाऊंगा अलग अलग तरह के, अलग अलग डोमेन के। शुरू में थोड़ा स्लो चलता, करीब महीना भर, क्योंकि आपका लर्निंग फेज होता है पूरा, है ना। इसके बाद स्पीड अप होती चीजें, व्हाट इट, यस सर। बाद में जब आप सीख जाते हो तो फिर स्पीड आ जाती है, फिर अपन काम करने लगते हैं उस पर, तो टाइम ज्यादा आप लोग भी देते हो, इंटरेस्ट बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है ये, यस सर। है ना। अब हम जो है क्या बोलते हैं, मंडे को, ट्यूसडे रहेगा अपना सेशन, है ना। तो ओके सर। अभी के लिए तो इतना ही ठीक है, थोड़ा बहुत आप हैंड्स ऑन कुछ करना चाहें तो इस पर करिए काम, है ना। यस सर। पर क्योंकि ट्यूसडे जो अपन पढ़ेंगे डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, इनमें आर के जो डेटा टाइप्स होते हैं क्या होते हैं, वो पूरा समझने में 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे। इसके बाद फिर आर के बेसिक कमांड्स होंगे, है ना, जो बेसिक कमांड्स आर के क्या होते हैं, अलग अलग फाइल को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। ये तो CSV बताइए, एक्सेल फाइल के लिए लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, CS फाइल के लिए लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, तो अलग अलग एक्सटेंशन की फाइल होती है, उसमें अलग अलग लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। हमें कुछ डेटा हमने यहाँ ठीक किया और फिर हम उसको सेव करना चाहते हैं सिस्टम, है ना, डेटा को मैनिपुलेट करने के बाद हम, तो वो कैसे सेव करेंगे, जो इमेज यहाँ हम लोग बनाते हैं, जो प्लॉट बना रहे हैं, उसको कैसे सेव करेंगे, है ना, ये सब चीजें हम लोग पहले समझेंगे इसके ऊपर, फिर एनालिसिस के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का, और रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर बाद मिलेगी इसकी, है ना। यस सर। उस पे लिस्ट में मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्लाउड पे रिकॉर्ड होता है ये, वो थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा 1 घंटा मुझे यस मिलने सर। में, ठीक है। ओके सर। आज के लोग भी कम है, अच्छा हुआ आज आपका ये कवर हो गया पुराना, ठीक है। और अगले सेशन में वो सब आ जाएंगे तो हमको भी लिस्ट से चालू करना है, ठीक, ओके, ओके सर, थैंक हैव अ यू। नाइस डे। थैंक यू सर। हाँ भाई श्रवण, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।